नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने सामान्य जानकारी ली थी भौतिक प्रदेशों की। हमने भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। इनकी हमने सामान्य जानकारी उस वीडियो में बताई थी और अब प्रत्येक भाग को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान आज हम पढ़ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये देखिए मैप में, ये अरावली प्रदेश है। अरावली प्रदेश के उत्तर पश्चिम में ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये जो यहाँ से 2 भागों में ये जो लाइन खींची है मैंने, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहलाती है। यानी कि ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है रेतीला शुष्क मैदान, यानी कि ये वाला क्षेत्र रेतीला शुष्क मैदान, और अरावली के जस्ट पास में यानी कि पश्चिम की ओर वाला जो हिस्सा है वो अर्ध शुष्क मैदान में आता है। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में वो 250 mm डाल देता है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि अगर ये डालेगा तो वो 25 सेंटीमीटर नहीं डालेगा। तो आपको ऑप्शन पूरे ध्यान से देखना है। जब वो मिलीमीटर में अगर पूछ रहा है तो आप 10 से मल्टीपल कर देंगे सेंटीमीटर को, और सेंटीमीटर पूछ रहा है तो उसमें ऑप्शन सेंटीमीटर में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। आप सेंटीमीटर पढ़ते आ ही रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है और हमें कंटेस्ट है 25 सेंटीमीटर और हम लगा देते हैं 25 mm। 25 सेंटीमीटर को भूल जाते हैं, यानी कि 250 mm सही होता है, लेकिन 25 mm को भी हम सही कर देते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से आराम से देखना है। तो हमने उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है और अब हम इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में भी जो शुष्क मैदान है उसको भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो मरुस्थली होता है, एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल जहाँ पर बालुका नहीं पाई जाती है, वहाँ जहाँ पर चट्टानें पाई जाती है उसको बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। यानी कि वो जैसलमेर का हिस्सा आता है, बाड़मेर का आता है थोड़ा सा, और जोधपुर का आता है। यानी कि जो फलोदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। अब संपूर्ण उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान को अगर हम 100% मान लेते हैं तो इस 100% में से 60% हिस्से पर मरुस्थली प्रदेश पाया जाएगा और 40%, लगभग 40% हिस्से पर बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। तो अब बालुका स्तूप मरुस्थली प्रदेश में हम बालुका स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप एक रेत के टीले होते हैं। तो किस किस प्रकार के बालुका स्तूप मरुस्थली प्रदेश में पाए जाते हैं? तो पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, यानी कि जिसको हम अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार बनते हैं? वायु की दिशा के समानांतर लंबाई में बनते हैं। ये रेत के टीले होते हैं, तो इनको हम पवनानुवर्ती या बालुका स्तूप प्रदेश यानी कि स्तूप बोल देते हैं। अब अगर 2 बालुका स्तूप हैं और उनके मध्य में वायु अपर्दन से यहाँ की जो रेत है उड़ करके कहीं चली जाती हैं और यहाँ पर निम्न भूमि बन जाती हैं, तो उस प्रदेश को कॉरिडोर या शीफ या रेखीय स्तूप कहते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, 2 स्तूपों के मध्य का खुला भाग, यानी कि यहाँ से वो वायु अपर्दन से उड़ गया है, तो यह ये क्षेत्र कॉरिडोर कहलाता है।
अब दूसरा बालू का स्तूप देखते हैं हम, अनुप्रस्थ। वायु दिशा के समकोण पर बने रेत के टीले को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। यानी कि जिस दिशा में हवा चल रही होगी उस दिशा के समकोण पर यह बनेगा, और ये सर्वाधिक अरावली के समानांतर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग या पूर्वी भाग में पाया जाता है। बरखान और या बरछान जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह रेत के टीले जिसका पार्श्व भाग, ये वाले जो पार्श्व भाग हैं, वायु दिशा के सामने होते हैं। यानी कि हवा इस दिशा से चल रही है तो ये इसके सामने है पार्श्व भाग। ये अर्धचंद्राकार और अस्थायी होते हैं। देखिए चांद के जैसे दिख रहा है, अर्धचंद्राकार है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, संपूर्ण फसल को नष्ट कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, और ये ज़्यादातर शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोहरे, जो लहरदार आकृति के बने रेत के टीले होते हैं उनको दोहरे बोलते हैं। और धरियन, पश्चिम राजस्थान में बने अस्थायी रेत के टीले को हम धरियन के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर में पाए जाते हैं। अब हमने मरुस्थलीय क्षेत्र को पढ़ लिया है। अब दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो जैसलमेर के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसमें किस किस प्रकार की आकृति के जो भौगोलिक प्रदेश हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो हम उसको देखेंगे। टाट या रन, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के पानी से बनी छोटी छोटी अस्थायी झीलें। अर्थात इस प्रदेश में बालू का स्तूप के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, यानी कि अपरदन से निम्न हो जाती हैं, और उसमें क्या होता है, जल भर जाता है, और वो अस्थायी झीलें जो होती है उनमें जल भरने के बाद के कारण वो झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी झीलों को टाट या रन के नाम से जाना जाता है। जैसे इन झीलों के नाम है बरमसर, कन्नौड़, भागरी, लावा, पोकरण, ये सब जैसलमेर की झीलें हैं। बाप जोधपुर की झील है। थोप बाड़मेर की, तालछापर और पड़िहारा चूरू की झीलें हैं। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में ही पलाया झीलें मिलती हैं। पश्चिम राजस्थान में वर्षा के पानी से बनी छोटी छोटी अस्थायी झीलें ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं, और जैसलमेर में इसी झील को खड़ीन के नाम से जाना जाता है। खड़ीन क्या होता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसका जल जो है इसमें केंद्रित कर दिया जाता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। जब ये भूमि नम हो जाती है तो इसमें कृषि की जाती है, तो ये खड़ीन होती हैं। देखो पलाया झील कैसे होती है, ये चट्टानें हैं। अब इन चट्टानों से जो पानी आता है ये पर्वतीय अग्रभाग जहाँ से, तो यहाँ से ये भर गई, तो यानी कि ये जो साइड का क्षेत्र है ये बजादा कहलाता है। और इसके बीच का जो है बालसन झील है, और बीच में जो ये खारे पानी की जो झील होती है इसको पलाया झील बोला जाता है। सरतलाई, ढाड़ या ढांड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील है, इनको हम सरतलाई के नाम से बोलते हैं, ढाड़ बोलते हैं, ढांड बोल देते हैं। तो जैसे सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, इन सब झीलों को हम इसी नाम से जानते हैं। बालू का स्तूप प्रदेश में आगोर क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो घर बनाया जाता है उसकी छत का जो जल होता है, यानी कि बारिश से, तो उसको एक जगह टैंक में या टाँके में इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है आवश्यकता अनुसार निकाल लिया जाता है। तो ये इसको आगोर कहा जाता है। जोहड़ या जोहड़, तो शेखावाटी क्षेत्र में आसानी से बनाए गए कुओं को जोहड़ कहा जाता है। प्रश्न इतना ही पूछा जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र में आसानी से बनाए गए कुओं को क्या कहा जाता है, तो जोहड़
कहा जाता है। और इसी प्रकार से जयपुर क्षेत्र में आसानी से बनाए गए कुओं को क्या कहा जाता है? बेरा। तो इस प्रकार से हमने रेतीले मैदान को दो भागों में डिवाइड किया था। मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र को हमने पढ़ लिया, ये पूरा संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद में हमने पढ़ा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जो कि लगभग 40% क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, अरावली के पश्चिम वाला हिस्सा और ये जो रेतीला मैदान है इसके पूर्व वाला हिस्सा, जिसको हमने क्या कहा था? इसको कहा था अर्ध शुष्क मैदान। अब इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, लूनी बेसिन अथवा गोंडवाड़ प्रदेश। तो लूनी बेसिन जो ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये लूनी बेसिन है, तो इसको गोंडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह मैदान, जिसको शेखावाटी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बहती हैं शेखावाटी क्षेत्र में, तो इसको आंतरिक प्रवाह मैदान कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में ये नागौरी उच्च भूमि पाई जाती हैं। नागौरी उच्च भूमि जहाँ पर बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है, यानी कि भूमिगत जल में फ्लोरोसिस यानी कि फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, जिससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं। तो इस वजह से उसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। अब गग्गर का मैदान, ये ऊपर उत्तर में राजस्थान के में ये उत्तर वाला जो हिस्सा है ये गग्गर का प्रदेश। तो ये चारों प्रदेश जो हैं अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस मैप में आराम से दिखाई दे रहा होगा आपको, गग्गर वाला ये शेखावाटी, यहाँ पर नागौर उच्च भूमि, लूनी बेसिन जिसको गोंडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हमने पढ़ा था, मरुस्थलीय, ये पूरा संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तो उच्चावच के आधार पर भी विभाजन किया जाता है मरुस्थल का। तो थार मरुस्थल को उच्चावच के आधार पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभागों में इस प्रदेश को विभाजित किया जाता है। तो महान मरुभूमि राजस्थान के जो हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उसके सारे कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। और ये यहाँ से जाओ, ये पाकिस्तान के किनारे किनारे ये फैला हुआ है। तो इस प्रदेश को बालू का स्तूप से पूरा ढका हुआ है। और सहारा में ऐसे मरुस्थल को क्या कहा जाता है? इर्ग। राज्य का सबसे शुष्कतम प्रदेश है। आपको पता होगा 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है सम गांव में, जैसलमेर के, तो शुष्क तो होगा ही। अब दूसरा पढ़ेंगे चट्टानी मरुस्थल, जिसको हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी पढ़ा था, तो उसी को डिवाइड कर दिया। उसी के सहारे है पूर्व की ओर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में चट्टानी प्रदेश महान मरुभूमि के पूर्व में स्थित है। ठीक है, बालू का स्तूपों से सर्वथा मुक्त है, यानी कि यहाँ पर बालू का स्तूप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। जब रेत ही नहीं पाई जाएगी तो बालू का स्तूप कहाँ से पाए जाएंगे? यहाँ बड़ी संख्या में चट्टानी समूह पाए जाते हैं, बिल्कुल। और ऐसे मरुस्थलों को हम हमबादा कहा जाता है, यानी कि पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हमबादा। फिर इसके बाद में आता है लघु मरुस्थल, लिटिल डेजर्ट। चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर के बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक जाता है ये, यानी कि ये चट्टानी मरुस्थल के पूर्व में और अरावली से जो एक प्रदेश और आएगा उसके पश्चिम में है। तो हम उसको देखते हैं। बालू का स्तूपों के मध्य कहीं कहीं जो निम्न भूमि पाई जाती है जिनमें पानी भर जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रन। तो अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी कि हमने अभी बताया था कि 4 भागों में, यानी कि एक तो ये हो गया पूरा का पूरा, और इसी के सहारे फिर यहाँ से
और फिर एक यहाँ से और एक बिल्कुल इसी के सहारे ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, ये जो लूनी बेसिन है और ये शेखावाटी क्षेत्र यानी कि अरावली पर्वत के सहारे सहारे जो प्रदेश है वो अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो हम एक पार्ट और बनाएंगे मरुस्थल प्रदेश से संबंधित, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन पर जा कर के हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।